चलिए बेटा आगे चलते हैं। हम बड़ा लास्ट क्लास के अंदर सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है उसको डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी बड़े सिस्टम का सेंटर ऑफ मास किस तरह से मूव करता है। तो चलिए उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था, वो था बेटा कि किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम होगा इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बाकी बातें और भी थी बट बाद में देखते हैं। पहले बेटा एक छोटा सा काम करते हैं, इस फॉर्मूले पे एक छोटा सा सवाल करते हैं। सवाल ऐसा है सवाल ऐसा है बेटा कि आपके पास एक इस तरह से एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका मास m है और वो ऐसे v स्पीड से बड़ा भाग रही है ऐसे। मैं पहले बोल दूं कि इट इज सेमी सर्कुलर, बड़ा आधी है ऐसे, ठीक। सेमी सर्कुलर है रिंग, बड़ा रिंग अभी यहाँ पर है, फिर बड़ा यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ऐसे लगातार r रेडियस सर्कल में लगातार घूमते जा रही है। सर्कल के रेडियस की आपको इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, रेडियस की ज़रूरत नहीं है, फिर भी चलिए मैं दिखा देता हूँ कि लेट्स से दिस इज सेंटर एंड लेट्स बेटा रेडियस इज r। ये v स्पीड से यूँ भाग रही है। सवाल ये है फाइंड मोमेंटम ऑफ दिस रिंग। बड़ा इस हाफ रिंग का मोमेंटम बताओ, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो एक तरीका थोड़ा ये है कि यार छोटे छोटे पार्टिकल्स लो, उन हर पार्टिकल का मोमेंटम देखो, फिर उसे जोड़ो, जोड़ते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि वो डायरेक्शन कैसी है। एक दूसरा तरीका और है, दूसरा तरीका ये है कि इस पूरी की पूरी रिंग को ऐसे बोल दो कि इस पूरी रिंग का जो मोमेंटम होगा वो होगा मास इनटू इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जरा सोचे कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास होगा बेटा यहाँ से 2r अपॉन पाई डिस्टेंस दूर, और अगर रिंग ऐसे मूव कर रही होगी तो बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी ऐसे मूव कर रहा होगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी वो नहीं होगी जो बेटा आपके इस रिंग के हर पार्टिकल की वेलोसिटी है। लेकिन आप कहोगे सर दोनों का ओमेगा सेम होना चाहिए। कैसे? कि जैसे बेटा ये रिंग चलते 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 यहाँ आ जाएगी तो सेंटर ऑफ मास चलते 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 यहाँ आ जाएगा। यही रिंग चलते 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 सबसे नीचे आ जाएगी, बेटा ये सेंटर ऑफ मास चलते 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 यहाँ आ जाएगा। यही रिंग चलते 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 यहाँ आ जाएगी तो सेंटर ऑफ मास यहाँ चलते 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 ऐसे आ जाएगा। तो दोनों का ओमेगा सेम होगा, दोनों की स्पीड सेम नहीं होगी। फेयर एनफ। इस रिंग के ओमेगा की बात करें तो आप कहोगे सर रिंग का ओमेगा है उसकी स्पीड अपॉन r। तो हम इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को लिख सकते हैं ओमेगा इनटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। बड़ा सेंटर से डिस्टेंस कितनी है 2r अपॉन पाई। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि मोमेंटम होगा रिंग का तो मास मल्टीप्लाइड बाय सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। बड़ा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है ओमेगा इंटू 2r अपॉन पाई। बड़ा हमें ओमेगा तो गिवन ही नहीं है, ओमेगा को बड़ा हम लिख सकते हैं v बाई आर। आर भी हमें गिवन नहीं था, आर से आर कैंसिल और आई थिंक बड़ा इट कम्स आउट बी 2mv अपॉन पाई। बड़ा ये आ गया 2mv अपॉन पाई। ऐसे बेटा हम कोई बड़ा सिस्टम हुआ तो उसका लीनियर मोमेंटम इस तरह से बिना इंटीग्रेशन के निकाल सकते हैं, हमारे काम आ सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। आगे बेटा हमने जो काम लास्ट क्लास में छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। सुनिएगा, हेडिंग लिखना, दैट इज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम। बड़ा नेक्स्ट इज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमारे बेटा बहुत ज़्यादा सवालों में काम आता है, बहुत बेसिक है।
जिस तरह से न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम हो गई, वैसा एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है। इस पर सवाल हमेशा पूछते हैं, हमेशा सवाल आते हैं, ये आना हमारे लिए प्राइम है, पक्का है कि बेटा इस पर सवाल किसी न किसी फॉर्म में आते आते हैं। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम क्या कहती है, सुनना बेटा। अगर मान लीजिए किसी सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स 0 हुआ, वी नो दैट कि F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आप कह सकते हो कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो इट मीन्स दैट कि आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है। अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, इट मीन्स दैट कि आपका जो भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है बेटा वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। 0 है तो 0 है, हमेशा ही 0 है। 1 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में है तो हमेशा ही 1 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में है, फिक्स है कि ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है तो सिस्टम का जो मोमेंटम है, जिसे हम लिखते हैं सिस्टम का मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, mass of the system obviously constant, velocity of center of mass constant, it means that momentum of the entire system is constant। और सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है, इस बात का मतलब है कि हम कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। बेटा दिस इज योर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम। इट सेज दैट कि किसी सिस्टम पर लगने वाला अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इतनी सी बात है। इस बात को हम एक बार एक छोटी सी लाइन के अंदर भी लिखेंगे, बेटा लिखना, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम is 0, then linear momentum of system is constant or conserved। तब बेटा पूरे के पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट या कंजर्व्ड होगा। फेयर एनफ। चलिए बेटा इस लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन को मैं थोड़ा सा है ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। मैं ऐसा कह सकता हूं कि मान लीजिए कि किसी सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम है, लेकिन किस तरफ, एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि किसी सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स वाई एक्सिस के 0 है, वाई एक्सिस के अलोंग 0 है, तो हम अगेन लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, किस तरफ बेटा, वाई के अलोंग। तो जिस भी डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स 0 हो, जिस भी डायरेक्शन में आपका एक्सटर्नल फोर्स 0, आप उसी डायरेक्शन में भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो सकता है बेटा कभी किसी सिस्टम में वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हो लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, और अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होगा तो हम बोल देंगे कि हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, लेकिन किस तरफ, हॉरिजॉन्टल में कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि बेटा किस तरफ आपका फोर्स 0 है। अगर मान लो कोई कल वो कह दे कि सर मेरे पास ऐसी सिस्टम है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इनिशियल मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ऐसे कह सकते हैं। आई होप दैट्स ओके। आगे चलिए बेटा, ये बहुत ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, हमें आना चाहिए, पता होना चाहिए। अब बेटा सवाल है, सवालों पे आते हैं बेटा सीधे ही। सबसे पहले एक टाइप है बेटा सवाल का, दैट इज सेंटर ऑफ मास इज फिक्स्ड। किसी सिस्टम में सेंटर ऑफ मास जो है वो फिक्स है। अब जरा सोचो कि सेंटर ऑफ मास फिक्स है, इस बात का मतलब क्या है। तो शायद मेरे बच्चे ये कह रहे होंगे कि सर सेंटर ऑफ मास फिक्स है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, और ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 है।
सेंटर ऑफ मास फिक्स है, इस बात का ये अर्थ नहीं है कि बेटा उसका हर पार्टिकल रेस्ट पे होना चाहिए। इस बात का ये अर्थ है कि अगर मान लो कि दो ही पार्टिकल हैं तो एक जना लेफ्ट जा रहा होगा तो एक जना राइट जा रहा होगा, और उनके अंदर उनके डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन भी होना चाहिए, क्या कि m1 x1 इक्वल्स टू m2 x2। सो लेट्स सी, इस पे अगर कोई सवाल बन सकता है, कोई सिचुएशन बन सकती है, उसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सुनिए बेटा, आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है कि एक स्मूथ सरफेस पर ब्लैक प्लैंक है जिसका मास m है, नीचे वाले जो सरफेस है वो टोटली स्मूथ है, प्लैंक है, टोटली स्मूथ है, इसके ऊपर एक बालक खड़ा है, बालक जो है उसका मास m है, प्लैंक की जो टोटल लेंथ है इट इज गिवन एज l। टोटल लेंथ जो है वो है l। फेयर एनफ। नीचे वाली सरफेस स्मूथ है, लेकिन इस बालक के और इस कैपिटल M के बीच में जो सरफेस है ये एनफ रफ है, और जो ऊपर वाला बालक है बेटा इस पर बड़े आराम से वॉक कर सकता है। वॉक करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए भी, और बालक वॉक करते 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 दूसरे कोने पर पहुंच जाता है। अब जरा इस बात को सोचे कि पहले बालक की वेलोसिटी 0 थी, बाद में बालक के पास सामने की तरफ वेलोसिटी आ गई, तो वेलोसिटी किसी न किसी फोर्स के कारण आनी चाहिए। क्या वो फोर्स mg है? आप बोलोगे नहीं सर वो तो वर्टिकल है। क्या बेटा वो नॉर्मल है? नहीं बेटा वो भी वर्टिकल है। तो ऐसा कौन सा फोर्स है जो इस पार्टिकल को सामने की तरफ एक्सलेरेशन दे सकता है? तो आप कहोगे सर फ्रिक्शन, वो भी स्टैटिक। चलते वक्त बेटा कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। तो जरूर इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग गया होगा आगे। जो स्टैटिक फ्रिक्शन इस पर आगे लगा होगा वही कैपिटल M पर पीछे लगा होगा, और इस बात की आपको फील आ गई होगी कि जैसे जैसे ये बालक आगे जाएगा वैसे वैसे ये प्लैंक लगातार पीछे जाएगा। अभी तक ठीक है? मैं सवाल पूछ लेता हूँ, फिर सिचुएशन हम आराम से एनालाइज करते हैं। फाइंड अ डिस्प्लेसमेंट of Planck in the time in which boy reaches the other end of Planck। प्लैंक के जब दूसरे सिरे पर पहुंचेगा तब तक प्लैंक कितना चलेगा, ये इतना सा सवाल है। चलिए सोचते हैं। पहले बेटा आराम आराम से पहले देखना, इस बालक की एफबीडी बनाते हैं। इस बालक पर सबसे पहले नीचे की तरफ mg, प्लैंक ने जरूर कोई ना कोई नॉर्मल लगा दिया होगा ऊपर की तरफ। बॉय के पास शुरुआत में कोई वेलोसिटी नहीं थी, इसके पास अब सामने की तरफ वेलोसिटी आ गई है, इसने चलना स्टार्ट कर दिया। पहले वेलोसिटी नहीं थी और अब आ गई, इसका मतलब जरूर इस पर सामने की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन है। जो एक्सेलरेशन इस पर सामने है वो किसी न किसी फोर्स के कारण आना चाहिए। दैट मस्ट बी द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉय एंड प्लैंक। फेयर एनफ। ऑब्वियसली मोमेंटम ऑफ बॉय इज इंक्रीजिंग बिकॉज उस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स है, और ये फोर्स लगातार उसका मोमेंटम बढ़ाएगा। किधर बढ़ाएगा? राइट में। ठीक है, अब मैं प्लैंक पे आता हूँ। अगर मैं कहूँ कि कैपिटल M मास का प्लैंक है, कौन से फोर्स है, तो आप बोलोगे कि सर जो नॉर्मल प्लैंक ने बालक पर ऊपर लगाया वही बालक ने प्लैंक पर नीचे लगाया। नीचे की तरफ कैपिटल mg तो है ही, और जमीन का कोई ना कोई नॉर्मल आएगा n डैश। बट एक फोर्स बड़ा रह गया, कौन सा? बालक पर जो फ्रिक्शन लगा है राइट, वही फ्रिक्शन, वही स्टैटिक फ्रिक्शन प्लैंक पर लगेगा लेफ्ट, और प्लैंक पर यही स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट। इस कारण से प्लैंक लेफ्ट में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और प्लैंक का लगातार मोमेंटम बढ़ रहा है। कौन बढ़ा रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। बस ये याद रखना कि बालक का मोमेंटम बढ़ रहा है राइट में और प्लैंक का मोमेंटम बढ़ रहा है लेफ्ट में, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तुम्हें साथ साथ बोलनी चाहिए। ठीक है, इसी कारण से बेटा प्लैंक लगातार लेफ्ट आएगा, बॉय लगातार राइट आएगा।
Is the position of boy fixed? No. Is the position of plank fixed? No. Boy is shifting toward right, plank is shifting toward left. दोनों ही मूव कर रहे हैं, और मूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन पर एक्सटर्नल फोर्स है। आप कहोगे हाँ सर, सारी बात समझ गए, लेकिन मैं आपको एक हल्की सी बात कह रहा हूं कि बेटा एक बार है ना, बॉय को और प्लैंक को अलग अलग डिस्कस मत करो, बॉय प्लस प्लैंक को जरा डिस्कस करो और बताओ क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा एक बार बॉय प्लस प्लैंक डिस्कस करना, तो आप बोलोगे सर बॉय प्लस प्लैंक अगर सिस्टम को देखूं तो दिस इज प्लैंक, दिस इज बॉय। कौन से फोर्स बेटा? नीचे की तरफ इस पर mg, इस पर नीचे की तरफ कैपिटल mg, और जमीन का नॉर्मल n डैश। बस इतने ही फोर्स दिखाने की जरूरत है, और कोई फोर्सेस दिखाने की जरूरत नहीं है। सर क्यों? जो नॉर्मल बालक ने प्लैंक पर नीचे लगाया और ब्लॉक ने बालक पर ऊपर लगाया, सर वो नॉर्मल क्यों नहीं दिखा रहे हैं? बेटा वो नॉर्मल आपका इंटरनल फोर्स है, दिखाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जो फ्रिक्शन बालक पर आगे है और प्लैंक पर पीछे, सर वो क्यों नहीं दिखा रहे? अगेन दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज द इंटरनल फोर्स ऑफ बॉय प्लस प्लैंक, सो वी कैन स्किप दैट। These are the only forces and all the forces are in vertical direction. सारे के सारे forces vertical direction में है। पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। किसका? बॉय का नहीं, बॉय का मोमेंटम तो बड़ा है। किसका? प्लैंक का। प्लैंक का नहीं, प्लैंक का मोमेंटम भी बड़ा है। किसका कंजर्व रहना चाहिए? पूरे सिस्टम का। पूरे सिस्टम का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम मस्ट रिमेन कंजर्व। सर कंजर्व कैसे हो सकता है जब दोनों का ही बड़ा है? बेटा मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए अगर आप इसको मोमेंटम को प्लस लिखोगे तो ये माइनस आ जाएगा, इसको प्लस लिखोगे तो ये माइनस आ जाएगा, थोड़ा वो कंजर्व रहेगा। हम कभी न कभी आगे के सवाल में भी देख लेंगे, चिंता वाली बात नहीं है। बट मुद्दे पे आते हैं। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? आप बोलोगे कि सर बालक भी रेस्ट पे, प्लैंक भी रेस्ट पे, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? तो आप बोलोगे सर पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी जितना फोर्स नीचे है उतना ही फोर्स ऊपर है। इस एन डैश की वैल्यू हम बड़े आराम से बोल सकते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो दिस एन डैश शुड बी इक्वल टू m प्लस mg। So external force is 0, acceleration of center of mass also comes out to be 0. Velocity of center of mass be 0, acceleration of center of mass be 0, तो of course displacement of center of mass must be 0. सर displacement of center of mass 0 कैसे हो सकता है? सर बॉय तो राइट गया है, प्लैंक लेफ्ट गया है। बेटा बॉय राइट गया है, प्लैंक लेफ्ट गया, तभी तो सेंटर ऑफ मास जहां था वही है। अगर दोनों राइट जा रहे होते तो सेंटर ऑफ मास भी राइट जाता, दोनों लेफ्ट जा रहे होते तो सेंटर ऑफ मास भी लेफ्ट जाता। एक जना राइट गया है, एक जना लेफ्ट गया, तो सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रह सकता है। सर ऐसा है? हाँ बेटा बिल्कुल है। चलिए क्या कैलकुलेशन है? मैंने कुछ बेटा ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया लगता है। हाँ, सवाल में बेटा इतना कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है बेटा, आगे वाले सवालों में काम आएगी ये सब बातें अपने। तो बेटा हम अब मुद्दे पे आते हैं, और मुद्दा ऐसा है, थोड़ी देर बाद में मान लीजिए कि प्लैंक इधर की तरफ शिफ्ट हो गया x, और बालक जो पहले यहां था वो चलते 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 प्लैंक के दूसरे हिस्से पर पहुंच गया। आई होप यू कैन सी दैट कि बॉय का डिस्प्लेसमेंट है l माइनस एक्स। प्लैंक की बेटा यहां से तक की डिस्टेंस थी l, ये है x, तो ये है l माइनस एक्स। दो ही जने थे, बॉय शिफ्ट हो गया राइट में, प्लैंक शिफ्ट हो गया लेफ्ट में, बट वी नो दैट कि सेंटर ऑफ मास इज फिक्स्ड। इफ सेंटर ऑफ मास इज फिक्स्ड we can say that कि m1 x1 equals to m2 x2. We could easily say कि m1 x1 is equals to m2 x2. लेफ्ट कौन आ रहा है? कैपिटल M मास का ब्लॉक, और राइट कौन जा रहा है? स्मॉल m मास का बॉय l माइनस एक्स। सो द आंसर कम्स आउट टू बी ml अपॉन m प्लस। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द
plank. This is the displacement of the plank. If someone asks what is the displacement of boy, तो आप बोलो सर displacement of boy is L minus ml upon m plus. ये लीजिए, तो बॉय का कोई डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक. बट इफ समवन आस्क व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वी कुड से कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0. ऑफ कोर्स वही यूज करके तुमने सारा आंसर निकाला है. आगे चलिए, इसी बात पे और सवाल पूछता हूं. आगे चलिए बेटा, हाँ बेटा, आपके पास इस तरह की सिचुएशन है. अगर 3 जने होंगे तो क्या करेंगे, सुनना बेटा. ये कोई वाटर सरफेस है बेटा, नॉन विस्कस वाटर है. बेटा नॉन विस्कस है, मतलब बेटा इस तरफ कोई फ्रिक्शनल फोर्स, नॉन रेजिस्टिव फोर्सेस कंसिडर नहीं करने. ठीक है, आपके पास ये बेटा कोई बोट, इस तरह से बेटा कोई बोट. इस बोट का जो मास है इट इज गिवन एज लेट्स से 100 kg. 100 kg बोट का मास है. इसकी जो लेंथ है it is given as 10 meters. इसकी लेंथ is given as 10 meters. इस बोट के बेटा दोनों कोनों पर 2 बच्चे बैठे हैं. ठीक है, इस बालक का मास 80 kg है, इस बालक का मास 20 kg. दिस इज लेट से बॉय ए, दिस इज बॉय बी. बॉय ए थोड़ा बल्की है, भारी है, उसका मास बेटा 80 kg है. ठीक है, इनिशियली सब रेस्ट पे, इनिशियली सारा का सारा सिस्टम रेस्ट पे है. अब दोनों बॉयज जो हैं वो चलना स्टार्ट करते हैं. बॉय ए जो है वो यूं चलना स्टार्ट करता है और बॉय बी यूं चलना स्टार्ट करता है. और दोनों बॉयज जो हैं वो बोट पर अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लेते हैं. बोट पर अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लेते हैं. इस बात का मतलब ये हो गया कि बॉय ए जो है वो इस कोने पे आ जाएगा और बॉय बी इस कोने पे आ जाएगा. ये मतलब सवाल में गिवन है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट if boys interchange their positions on the boat. बोट पर अपनी पोजीशंस अगर चेंज करते हैं तो बोट का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये सवाल पूछा गया. करते हैं, सोचते हैं, सारी बात सोचते हैं. अब सुनना, बॉय ए प्लस बॉय बी प्लस बोट, ये पूरा सिस्टम है. इस पूरे सिस्टम पर कौन से फोर्स हैं जरा देखना. इस पूरे सिस्टम पर कौन से फोर्स हैं देखना. तो आप बोलोगे सर इस बालक पर नीचे की तरफ mg, इस बालक पर नीचे की तरफ mg और बोट पर नीचे की तरफ mg. इन सब को बैलेंस करने के लिए जो वाटर है वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा देगा एंड दैट फोर्स इज ऑफ कोर्स बॉयंसी फोर्स एंड इट्स वैल्यू विल बी 2000 न्यूटन. बॉयंसी फोर्स बोल दो, नॉर्मल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा. वाटर का जो नॉर्मल फोर्स है वही अपने आप में आपका एक तरह से बॉयंसी फोर्स है. सर वो वाले फोर्स क्यों नहीं दिखा रहे जो बालक पर नॉर्मल ऊपर लगाया है बोट ने? भाई वो फोर्स तो इंटरनल है. अगर बॉय पर ऊपर लगाए तो बोट पर नीचे है, वही नॉर्मल फोर्स बॉय पर ऊपर है बोट पर नीचे है. वो कैंसिल हो गए, वो वाला सिस्टम पे दिखाने की आपको जरूरत नहीं है. ठीक है,
जब ये बॉयज मूव करेंगे, जब ये बॉय इस तरफ जाना स्टार्ट होगा तो इसके पास शुरुआत में वेलोसिटी नहीं थी, बाद में वेलोसिटी आ गई। पहले वेलोसिटी नहीं थी और बाद में वेलोसिटी आ गई, इसका मतलब इसके पास सामने की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन आ गया है। वो एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स mg नहीं दे सकता, नॉर्मल नहीं दे सकता, कौन दे सकता है? फ्रिक्शन, वो भी कौन सा? स्टैटिक। बट वी नो दैट कि हमें अगेन ये स्टैटिक फ्रिक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन इस पर इधर लगा है वही स्टैटिक फ्रिक्शन इस पर इधर लगा है, बोट पर इधर लगा है। फिर ना यही हालत बड़ा इस बॉय की है। इस बॉय को बड़ा चलना है तो स्टैटिक फ्रिक्शन इस पर लगेगा ऐसे, इधर लगेगा ऐसे, तो बड़ा ठीक है, हम ऐसा कह नहीं सकते कि ना हमें ये स्टैटिक फ्रिक्शन दिखाने की जरूरत ऐसी है नहीं। वो इंटरनल फोर्स है, उसे दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस ही दिखाने की जरूरत है। और एक्सटर्नल फोर्सेस भी सारे के सारे वर्टिकल डायरेक्शन में है। वर्टिकल डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, सटा सट चेप दिया बनने बढ़िया। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ही बॉय इधर जाएगा और ये बॉय इधर जाएगा, बोट शिफ्ट होगी। बोट किस तरफ शिफ्ट होगी हम लॉजिक से भी सोच सकते हैं कि वो लेफ्ट शिफ्ट होगी या राइट शिफ्ट होगी, हम लॉजिक से भी सोच सकते हैं। मान लो हमने उल्टा सोच लिया तो चिंता वाली बात नहीं बेटा, आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आते क्या कहोगे कि सर हमने जो डायरेक्शन ली थी ना बोट के डिस्प्लेसमेंट की, उसका अपोजिट एक्चुअल आंसर है। तो बोट किस तरफ शिफ्ट होगी अगर आप कभी गलत भी सोच लो तो उससे हमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आई होप दैट्स ओके। लेकिन मैं कह सकता हूं कि भारी वाला बालक, हैवियर बालक जिस तरफ जाएगा बोट उसके लेफ्ट जाएगी, क्योंकि उसको जाने के लिए इस तरफ फ्रिक्शन चाहिए ज्यादा, तो वही ज्यादा वाला फ्रिक्शन बोट पर लगेगा इधर। हल्के वाले बालक को फ्रिक्शन चाहिए कम, तो वही कम फ्रिक्शन बोट पर लगेगा ऐसे। तो ये वाला फ्रिक्शन बड़ा होगा, ये वाला फ्रिक्शन छोटा होगा। ये वाला फ्रिक्शन बड़ा है तो ऑफ कोर्स बोट जो होगी वो इस तरफ मूव होगी। सर मैंने गलती से उधर मान लिया, बेटा कोई बात नहीं, मेरा अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, कोई बहुत बड़ा उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि थोड़ी देर बाद जो बोट है वो मान लेते हैं कि एक्स शिफ्ट हो गई है इधर की तरफ, वो इधर की तरफ शिफ्ट हो गई है एक्स। ठीक है ना, ये 80 kg का बालक इधर आएगा, ये 20 kg का बालक इधर आएगा, और बोट तो इधर आ ही रही है। दो जने लेफ्ट आए हैं, एक जना राइट आया, लेकिन जरा सोचो कि सारा का सारा सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे था। जब सारे के सारे इनिशियली रेस्ट पे थे तो व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? 0। एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आल्सो कम्स आउट टू बी 0। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 है, तो पक्की बात है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 है। और अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो पक्की बात है कि कोई राइट गया है तो कोई लेफ्ट गया है। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 3 जने हैं, जिसमें से बोट और हल्का वाला बच्चा जो है वो आए हैं लेफ्ट और भारी वाला बच्चा गया है राइट। तो सर क्या करें? बेटा वही जो करते हैं वो m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2। बस ध्यान रखना कि इस बार 2 जने आए इधर, तो उनके दोनों के लिए लिखो इधर आने वाला 100 kg की बोट इंटू x प्लस 20 kg का बालक। बेटा 20 kg का बालक कितना आया है? तो आप बोलोगे सर 10 मीटर, तो ये रहा x प्लस 10 शुड बी इक्वल टू, 2 जन तो लेफ्ट आए हैं, एक जना राइट गया है। जो राइट गया है वो 80 kg का है, और काश मैं उसका डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं, पहले यहां था अब यहां पहुंच गया, काश ये वाला डिस्प्लेसमेंट लिख पाए। बेटा दिस इज 10, दिस इज x, सो दिस इज 10 माइनस x। बेटा करना जरा सॉल्व। हमारे पास आ गया 10x प्लस 2x बेटा कितना हो गया? 8, 12, 20x $100x
प्लस बेटा 20 इंटू एक्स माइनस 10 शुड बी इक्वल टू 80 इंटू 10 माइनस एक्स, 80 अरे बेटा माइनस 8x 2x प्लस 20 10x एंड 2x बेटा देखना 10x 2x बेटा कितना हो गया 12x एंड 8x बेटा कितना हो गया 20x शुड बी इक्वल टू बेटा कितना आ गया 60 है ना बेटा 60 है बेटा x की वैल्यू आ गई है 3 बेटा सब कुछ SI यूनिट में है तो x कम्स आउट टू बी 3 मीटर। तो कोई मुझसे पूछ ले कि बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो हम कह सकते हैं कि बोट का डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है 3 मीटर। छोटे वाले बालक का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो आप बोलोगे कि सर छोटा वाला बालक बोट के रेस्पेक्ट में इधर गया है 10, बोट इधर और चली गई है 3, तो कुल मिलाकर हो गया है 10 प्लस 3 बेटा कितना 13। सर भारी वाला बालक बेटा भारी वाला बालक बोट के रेस्पेक्ट में गया है 10, बोट खुद आ गई इधर की तरफ 3, तो कुल मिलाकर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है 7। तो आप कह सकते हो कि अगर सवाल में कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट तो बड़ा लिख देना कि 3 मीटर ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय ए बड़ा दैट इज 7 मीटर ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय बी बड़ा दैट इज 13 मीटर ऐसे। सारे डिस्प्लेसमेंट बड़ा अपन ने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अच्छे से लिख दिए। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बेटा आगे चलते हैं। तो अगर 2 की बजाय 3 जने हुए तब भी बेटा हम बड़े आराम से इस तरह से सेंटर ऑफ मास फिक्स है इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं और इस पर बड़े आराम से हम सवाल कर सकते हैं, कोई बहुत ऐसे टफ टास्क नहीं है। चलिए बच्चों एक और सवाल। अगला सवाल, आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि ये एक स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है और इस पर एक प्लैंक है जिसका मास है लेट से कैपिटल M और यहां पर एक स्मॉल m मास का बॉय है। सारा का सारा जो सिस्टम है वो इनिशियली रेस्ट पे है, बॉय भी रेस्ट पे है, प्लैंक भी रेस्ट पे है। बॉय और प्लैंक के बीच में जो सरफेस है वो अच्छी खासी रफ है, अच्छी खासी बेटा वो रफ है। तो ये जो सरफेस है ये रफ है। रफ है मतलब बेटा आपको अगर कोई फ्रिक्शन की जरूरत होगी तो फ्रिक्शन आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं उसमें, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो बॉय है m मास का जो बॉय है ये इस प्लैंक पर सामने की तरफ रन करने लग गया विथ सम वेलोसिटी u, स्टार्ट्स रनिंग विथ वेलोसिटी u। बॉय ऑफ मास m starts running with speed u। बेटा जो u है ये with respect to ground है। find recoil velocity of plank। बेटा इस प्लैंक की रिकॉइल वेलोसिटी निकालो। रिकॉइल शब्द इसलिए यूज किया क्योंकि जैसे बालक इधर जाएगा तो ये प्लैंक पीछे की तरफ रिकॉइल आएगा, पीछे आएगा, इसलिए रिकॉइल शब्द यूज कर लिए। हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही बालक ने सामने की तरफ दौड़ना स्टार्ट किया, हम उसके दौड़ने के पीछे कारण जानते हैं कि इस बालक पर जरूर कोई ना कोई फ्रिक्शन लगा होगा आगे, वही फ्रिक्शन प्लैंक पर लगा होगा पीछे। इस कारण इसके पास वेलोसिटी आई है u और प्लैंक के पास वेलोसिटी आई है v। बेटा बॉय के पास वेलोसिटी आई है u और प्लैंक के पास आई है v। वी नो दैट कि इस पूरे के पूरे सिस्टम पर अगर फोर्सेस देखें तो कैपिटल mg नीचे
स्मॉल एम जी नीचे और जमीन का नॉर्मल ऊपर, और इन तीनों का वेक्टर सम भी जीरो ही है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, सिर्फ उस फोर्स का क्या जो प्लैंक पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगा और बॉय पर आगे लगा, बेटा वो फोर्स तो इंटरनल है, सिस्टम पर नहीं है। और अगर सिस्टम पर नहीं है देन वी कैन से दैट कि एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो, इट मीन्स दैट सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, मोमेंटम कंजर्व्ड है। आई एम अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम। आई कुड से कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। लगाते हैं इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। देखना बेटा मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्शंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक साइड को प्लस, एक साइड को मैंने माइनस बोल दिया। तो इनिशियल मोमेंटम ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे, दोनों का ही इनिशियल मोमेंटम है जीरो। बाद में कैपिटल एम मास के ब्लॉक के पास मोमेंटम है माइनस एम वी, और एम मास के बॉय के पास वेलोसिटी है एम यू। बड़ा वी की वैल्यू आ गई है एम यू अपॉन कैपिटल है। तो इस प्लैंक के पास बड़ा वेलोसिटी आ गई है पीछे की तरफ, कितनी आ गई है एम यू अपॉन कैपिटल है। आई होप दैट्स ओके। अच्छा बड़ा एक बात और, ये कोई हमसे ये भी पूछ सकता है कि आखिर ये एनर्जी, चलो मोमेंटम तो कंजर्व्ड अच्छी बात है, लेकिन कम से कम पूरे के पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ी है। भाई शुरुआत में बालक भी रेस्ट पे था और प्लैंक भी रेस्ट पे था, अब बालक के पास भी स्पीड आ गई है और प्लैंक के पास भी स्पीड आ गई है, तो काइनेटिक एनर्जी तो सिस्टम की बढ़ी है। इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी है जो बॉय ने एफर्ट्स मारे हैं वो। तो ऐसे में कोई मुझसे पूछ ले कि व्हाट इज वर्क डन बाय बॉय, तो आई कुड से दैट इज सिंपली के फाइनल माइनस के इनिशियल, और कोई तो बड़ा है नहीं। तो आप कह सकते हो कि जो भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है उसके सारी के सारी जिम्मेदारी बॉय की है। और हम कहेंगे कि बड़ा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो थी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बॉय की तो है हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वर्क डन बाय बॉय। ये बड़ा बॉय का वर्क डन। तो कभी इस तरह के सवाल में कोई हमसे वर्क डन बाय बॉय पूछे तो ऐसा नहीं बड़ा मैंने बिल्कुल स्पेल बाउंड हो गया, क्या पूछ लिया यार ये ना। चलिए आगे चलते हैं। मैं इसी डायग्राम से काम चलाऊंगा, आप लोग एक डायग्राम और बनाएं। बड़ा आप लोग एक डायग्राम और बनाएं। बॉय ऑफ मास m starts running with velocity with speed u with respect to प्लैंक। बड़ा प्लैंक के रेस्पेक्ट में बालक अब u स्पीड से भाग रहा है, प्लैंक के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं था, प्लैंक के रेस्पेक्ट में भाग रहा है। तो बताओ कि प्लैंक की वेलोसिटी कितनी है? सोच लेंगे, हल्का सा अगर चेंज आया है तो बेटा तो काइनेमेटिक्स वाला चेंज आया है, इतना तो हम टैकल कर ही सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि सिचुएशन विल बी लाइक दिस। ये प्लैंक, ये बालक, जैसे बालक आगे भागेगा प्लैंक के पास वेलोसिटी आएगी पीछे की तरफ v। सुनना इस बात को, बॉय के पास वेलोसिटी है सामने की तरफ u। दिस इज नॉट द वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज द वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक। सर मुझे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चाहिए। बेटा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चाहिए तो प्लैंक की वेलोसिटी को ऐड कर लो। सर ऐसे कैसे ऐड कर लूँ? बेटा सिखा रखा आप लोगों को काइनेमेटिक्स में, रिलेटिव मोशन में नहीं याद तो बेटा मेरे को थोड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी। मुझे बोलना पड़ेगा कि वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक इज द वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। इसको इधर ले आओ। मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ बॉय इज वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक में ऐड कर दूंगा वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक है u इस तरफ, प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक है v इस तरफ। तो बेटा u इस तरफ और v इस तरफ, बेटा कुल मिलाकर बेटा वेलोसिटी आ गई है u माइनस v इस तरफ। तो बालक की बेटा वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में u नहीं है बेटा, u माइनस v है। बेटा आप लोग ये u और v आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना?
बेटा मैं u तो ऐसे लिखूंगा, v हमेशा बेटा ऐसे ऐसे करके लिखूंगा, है ना। u तो बेटा ऐसे फ्लैट सा लिख दूंगा और v थोड़ा सा ऐसे लिख दूंगा, ठीक। हाँ सर अब क्या करूं, अब तो बेटा जो कर रहे थे वही करो। इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0। अच्छा हाँ, क्या हम पूरे के पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, वापस सर कहानी तो सारे सारे सेम है, क्यों रिपीट कर रहे हो? अच्छा ठीक है बेटा, इतनी जिद कर रहे हो तो लिख देता हूँ, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल। इनिशियल मोमेंटम ब्लॉक का भी 0, बालक का भी 0, बाद में बालक का मोमेंटम। बेटा किसी एक साइड को प्लस और किसी एक साइड को माइनस बोलना जरूरी है, तो इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस। तो बॉय के पास तो आ गया m u माइनस वी प्लस, प्लैंक के पास आ गया माइनस एम वी, और v की वैल्यू आ गई है एम यू अपॉन एम प्लस है। तो कोई हमसे पूछ ले कि प्लैंक के पास कितनी वेलोसिटी आई है, तो बेटा दैट इज एम यू अपॉन एम प्लस है। ये बेटा प्लैंक के पास वेलोसिटी आ गई। आई होप दैट्स ओके। और अगेन कोई हमसे पूछ ले कि यार आखिर इस प्लैंक के पास और इस बालक के पास जो स्पीड्स आई हैं, जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो उसके लिए ऑफ कोर्स बेटा बॉय के एफर्ट जिम्मेदार हैं। और कोई हमसे पूछ ले कि व्हाट इज वर्क डन बाय द बॉय, तो अगेन आप लिख सकते हो कि दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। हम बड़े आराम से ऐसे लिख सकते हैं, कभी इस तरह का सवाल आए। और बेटा ऐसा सवाल पक्की बात है कि शीट में आएगा, पक्का है कि बेटा शीट में आएगा, तो निपटा देना उसको यार, और क्या। आगे चलिए यार, आगे चलिए। नेक्स्ट इज ऐसी ही सिचुएशंस और देखते हैं यार, लेकिन यहां पर मोस्टली बड़ा सवाल ही है, ऐसे कोई अलग से बड़ा बातें हैं नहीं, सवाल ही है। तो सुनिए, सुनना बेटा, ये आपके पास एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पर एक m मास का ब्लॉक है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और शुरुआत में है ना x नॉट का कंप्रेशन है। इसका मास m है बेटा, इसका मास कैपिटल M है, x नॉट का कंप्रेशन है, ठीक है। और मैंने इस पूरे के पूरे सिस्टम को शुरुआत में रेस्ट पे था, मैंने इस पूरे के पूरे सिस्टम को यहां से रिलीज कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब होगा क्या, होगा क्या, जैसे आप m स्मॉल m मास कैपिटल M मास, स्प्रिंग में कंप्रेशन है x नॉट का, और जैसे मैंने इसको छोड़ा, ऑफ कोर्स स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, इसको धक्का लगाएगी इधर, इसको धक्का लगाएगी इधर, तो दोनों ब्लॉक्स जो है वो ऐसे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट जाएंगे। जब तक स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो दोनों ब्लॉक्स को पुश करेगी पुश करेगी पुश करेगी, और जब तक पुश कर रही है तो फोर्स भी बाहर की तरफ, वेलोसिटी भी बाहर की तरफ, लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। किसी टाइम पर आपका सारा का सारा जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से आ जाएगा कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी। जिस टाइम पर नेचुरल लेंथ पर आ जाएगी, दोनों ब्लॉक्स के पास वेलोसिटी बाहर की तरफ होगी और ये मैक्सिमम होगी। सर आपको कैसे पता मैक्सिमम होगी? अच्छा चलो थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, वेलोसिटी तो है ही, थोड़ा जैसे और आगे जाएंगे बड़ा हल्का सा आगे जाते हैं, स्प्रिंग तो तन गई, स्प्रिंग में आ गया एक्सटेंशन, जैसे स्प्रिंग में आ गया एक्सटेंशन, स्प्रिंग करेगी पुल, और अगर स्प्रिंग करेगी पुल तो ऑफकोर्स बड़ा वेलोसिटी घटेगी 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 घटेगी। एक साथ दोनों ब्लॉक के कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो होगी, एक साथ कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो। जिस टाइम पर वेलोसिटी एक साथ जीरो होगी उस टाइम पर स्प्रिंग का एक्सटेंशन सबसे ज्यादा होगा, और एनर्जी कंजर्वेशन से हम कह सकते हैं कि एक्सटेंशन भी एक्स नॉट ही होगा, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक जीरो, फाइनल काइनेटिक भी जीरो, इनिशियल पोटेंशियल हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, तो फाइनल पोटेंशियल भी हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, तो फाइनल एक्सटेंशन जो आएगा वो एक्स नॉट ही आएगा। सर आपने ऐसा क्यों कहा कि दोनों के दोनों ब्लॉकों की वेलोसिटी एक साथ जीरो होगी? वो इसलिए
कि इनिशियल जरा ध्यान देखो पूरे सिस्टम पर कौन से फोर्स हैं, mg नॉर्मल कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग का फोर्स है, वो तो इंटरनल फोर्स है, इस फोर्स का इस सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, और इस सिस्टम का अगर वो इंटरनल फोर्स है, इसका मतलब बड़ा मोमेंटम चेंज नहीं करेगा, इसका मतलब बड़ा मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा। इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, 0। फाइनल मोमेंटम 0 कैसे हो सकता है कि जितना मोमेंटम लेफ्ट हो उतना मोमेंटम ही राइट हो। तो अगर एक ब्लॉक अगर रुक गया है तो दूसरे ब्लॉक का रुकना जरूरी है, अगर वो नहीं रुका तो इसका मतलब उसके पास मोमेंटम है, और अगर उसके पास मोमेंटम है इसका मतलब पूरे सिस्टम के पास मोमेंटम है। पूरे सिस्टम के पास मोमेंटम नहीं हो सकता क्योंकि इनिशियली मोमेंटम नहीं था और कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है जो मोमेंटम को क्रिएट कर दे। तो इनिशियल मोमेंटम 0 तो फाइनल मोमेंटम भी 0। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि बेटा वहीं जाकर बैठे रहेंगे। जब मैक्सिमम एक्सटेंशन आ गया x नॉट, फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, अब लगातार बड़ा फोर्स है अंदर की तरफ, दोनों ब्लॉक अंदर आएंगे। जब ब्लॉक अंदर आएंगे तो वेलोसिटी भी है अंदर की तरफ, फोर्स भी अंदर की तरफ, लगातार स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। जिस टाइम पर नेचुरल लेंथ पर होंगे दोनों ब्लॉक्स के पास वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। क्यों सर मैक्सिमम क्यों? क्योंकि जैसे ही उसके अंदर आए, नेचुरल लेंथ के जैसे अंदर आए, बड़ा वैसे तो कंप्रेशन आ गया, कंप्रेशन आते फोर्स लगेगा, बाहर की तरफ वेलोसिटी है, अंदर की तरफ लगातार वेलोसिटी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी। बड़ा वही शुरुआत वाला जो x नॉट कंप्रेशन था वहां पर आकर दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी फॉर एन इंस्टेंट 0 हो जाएगी, फॉर एन इंस्टेंट 0 हो जाएगी, क्योंकि फोर्स तो अभी भी बाहर की तरफ लग रहा है। अब दोनों ब्लॉक धीरे 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 बाहर जाएंगे, लगातार वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी, नेचुरल लेंथ पर वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, फिर लगातार घटेगी, फिर बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी घटेगी बढ़ी, बड़ा लगातार दोनों के दोनों ऐसे ऑसिलेटरी मोशन करेंगे, सॉरी सिंपल हार्मोनिक मोशन भी करेंगे। हम कभी ना कभी इसका टाइम पीरियड भी निकालेंगे और इसको हम हार्मोनिक ऑसिलेटर नाम देंगे। आज नहीं निकाल रहे बेटा टाइम पीरियड, आज तो हम कुछ और ही कर रहे हैं। बट आई होप बेटा तुम दोनों ब्लॉक्स का मोशन समझ गए हो यार। बेटा सवाल पूछ रहा हूं, फाइंड देयर मैक्सिमम स्पीड्स। बेटा दोनों ब्लॉक्स की मैक्सिमम स्पीड फाइंड करो। हिंट दे चुका हूं बेटा, मैक्सिमम स्पीड विल अकर एट नेचुरल लेंथ। लिखना चाहो लिखना, हिंट क्या है बेटा, मैक्सिमम स्पीड विल अकर एट नेचुरल लेंथ। अगला हिंट, मोमेंटम ऑफ द एंटायर सिस्टम इज कंजर्व्ड, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं इसका वर्डन हो, स्प्रिंग फोर्स है, कंजर्वेटिव है, और कोई बेटा ऐसा है। तो कभी ना कभी बेटा कहानी ऐसी होगी कि स्मॉल m मास का ब्लॉक यहां पर कैपिटल M मास का ब्लॉक यहां पर, आपकी जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और इस टाइम ये नेचुरल लेंथ पर है, इसके पास वेलोसिटी है v1 और इसके पास है वेलोसिटी v2। v1 v2 दो अननोन है, उनको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। पहली इक्वेशन, पूरे के पूरे सिस्टम पर हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। बेटा किसी एक साइड को प्लस बोल दो, किसी एक साइड को माइनस। इनिशियल मोमेंटम इसका भी 0 इसका भी 0, फाइनल मोमेंटम इसका आ गया है कैपिटल M इंटू v2 और इसका मोमेंटम आ गया माइनस M इंटू v1। सो द इक्वेशन कम्स आउट टू बी कैपिटल M इंटू v2 इज स्मॉल m इंटू v1। आई होप दैट्स ओके। हालांकि इस इक्वेशन को तुम बेटा तीसरी बार लिख रहे हो, तो हो सकता है कि आप लोगों ने किसी और तरीके से भी इसको लगाने की कोशिश की हो। आप ये कह रहे हो कि सर ऐसे लिख लेते हैं कि पूरे सिस्टम का अगर मोमेंटम 0 ही है तो जितना मोमेंटम लेफ्ट उतना मोमेंटम राइट, सर कैपिटल M इंटू v2 इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू v1। बेटा ऐसे लिख सकते हो, जितना मोमेंटम लेफ्ट उतना राइट, ऐसे लिख सकते हो, मर्जी बेटा आपकी। बेटा एक इक्वेशन से पार नहीं पड़ेगी, दूसरी इक्वेशन आप कहोगे सर दूसरी इक्वेशन इज ऑफ कोर्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इट सेज दैट बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि बेटा कोई हाइट वगैरह तो चेंज ही नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लिखने की जरूरत है। लिख देंगे इनिशियल काइनेटिक 0, इनिशियल काइनेटिक 0, इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ k x नॉट का स्क्वायर। बाद में इनिशियल काइनेटिक सॉरी फाइनल काइनेटिक हाफ m इंटू v1 का स्क्वायर
इसके पास हाफ कैपिटल M इंटू V2 का स्क्वायर। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है तो ऑफ कोर्स स्प्रिंग पोटेंशियल कम्स आउट टू बी 0। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लो बेटा। V1 को उड़ाओगे V2 आ जाएगा, V2 को उड़ाओगे V1 आ जाएगा। चलिए मैं कर देता हूं। मेरे पास आ गया kx0 का स्क्वायर M V1 का स्क्वायर V2। बेटा V2 को हम लिख सकते हैं M V1 ठीक है ना। देखना क्या आ गया, बड़ा V1 की वैल्यू आ गई यार। ये V1 आ गया। बट दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m, ठीक है ना। और V2 भी निकाल सकते हो बेटा, V2 भी निकाल सकते हो। V2 विल बी, बेटा कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। ये बेटा मेरे ख्याल से आपके V1 V2 की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ऐसे हम बड़े आराम से मोमेंटम कंजर्वेशन और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करके काफी सारा काम हम ऐसे निपटा सकते हैं। आगे चले बच्चों, नेक्स्ट अगला काम, बेटा यही सवाल ही सवालों से ही काम चला देंगे तो बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट एक और पूछता हूं बेटा। आपके पास एक ग्रेविटी फ्री स्पेस है और इसमें बेटा ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये z एक्सिस, और आपके पास एक 5 kg का एक्सप्लोजिव है बेटा, कोई केमिकल एक्सप्लोजिव है, कोई अमोनियम नाइट्रेट है ऐसा मान लीजिए बेटा, रेस्ट पे पड़ा है बेटा, ठीक है। इट इज सम एक्सप्लोजिव और ये रेस्ट पे, और ये रेस्ट पे एक्सप्लोजिव है और वो रेस्ट पे। अगर मान लो कभी ये फटा, अब बेटा सवाल नहीं, सवाल बेटा बाद में, मैं ऐसे कुछ बातें डिस्कस कर रहा हूं। मान लीजिए कि एक्सप्लोजिव जो है वैसे बर्स्ट हुआ, फटा, तो ऑफ कोर्स उसके फटने के पीछे बेटा कोई एक्सटर्नल फोर्सेस कारण नहीं है। उसके फटने के पीछे ऑफ कोर्स उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हुई हैं और उसके कारण बेटा केमिकल रिएक्शंस के कारण बेटा कुछ ना कुछ अंदर कुछ फोर्सेस लगे होंगे और इस एक्सप्लोजिव के अंदर वाले पार्ट्स ने एक दूसरे पे कोई ना कोई फोर्स लगाया होंगे। जो इंटरनल फोर्सेस है वो सिस्टम का ना तो मोमेंटम चेंज कर सकता है ना ही सिस्टम को डिस्प्लेस कर सकता है, सॉरी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को डिस्प्लेस कर सकता है। ना तो वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज कर सकता है, ना ही सेंटर ऑफ मास को वो डिस्प्लेसमेंट दे सकता है। तो हो सकता है कि ये जो सारा बॉम्ब है इसके चिथड़े उड़ जाएं, इसके बहुत सारे पार्ट हो जाएं, बहुत सारे पार्ट हो जाएं। अगर इस बॉम्ब के हजारों करोड़ों अरबों खरबों पार्ट भी हो गए तो उन सारे के सारे पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास है बेटा वो अभी भी यहीं पे ही होगा, बिकॉज वी नो दैट कि इनिशियली द सिस्टम वाज एट रेस्ट, सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वाज 0। एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कम्स आउट टू बी 0। Acceleration of center of mass is 0, velocity of center of mass is 0, so displacement of center of mass is also 0. And if displacement of center of mass is 0, it obviously means that center of mass will remain fixed. Center of mass अगर fix है तो it obviously means that कि इसके हजारों करोड़ों अरबों खरबों टुकड़े भी हो जाए ना, तो उन सब का अगर नेट मोमेंटम जोड़ोगे तो वो नेट मोमेंटम भी 0 आएगा। और उन सब के अगर तुम कोऑर्डिनेट्स को अगर देखोगे तो उन सब का सेंटर ऑफ मास अभी भी बड़ा आपके ओरिजिन पर ही पड़ा होगा।
सर मान लिया आपकी बात कि सेंटर ऑफ मास यहीं पड़ा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगी, ये भी मान ली, क्योंकि कोई पार्टिकल लेफ्ट जा रहा होगा, कोई पार्टिकल राइट जा रहा होगा, और मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, उस बात का ध्यान रखते कौन लेफ्ट जा रहा है कौन राइट जा रहा है। लेकिन सर सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ी है, हाँ बेटा बिल्कुल बढ़ी है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के पीछे कारण है इसकी केमिकल एनर्जी। भाई एक्सप्लोसिव है इस बात का कि इसके पास बहुत तगड़ी काइनेटिक केमिकल एनर्जी थी, और वो केमिकल एनर्जी हैज कन्वर्टेड इनटू दिस काइनेटिक एनर्जी, वही तो हमारे इस एक्सप्लोजन की एनर्जी है। सो ऑफ कोर्स बेटा कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी रही होगी, और वही काइनेटिक एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू दिस क्या नाम था ये दैट क्या था यार, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो लेकिन सवाल ये नहीं है, इतने हजारों करोड़ों अरबों टुकड़े नहीं करेंगे, इसके 3 पार्ट होते हैं। इसका एक पार्ट बेटा इसके 4 टुकड़े करते हैं यार, इसके 4 टुकड़े करते हैं। इसका एक टुकड़ा 1 kg का इस तरफ जाता है, 6 मीटर्स पर सेकेंड से। दूसरा है बेटा 1 kg का, वो जैसे बम फटता है बेटा ये एक टुकड़ा इधर भाग गया 8 मीटर पर सेकेंड से। और तीसरा टुकड़ा अगेन 1 kg का, वो z एक्सिस के अलॉन्ग भाग गया 10 मीटर पर सेकेंड से। 4 टुकड़े हुए थे बेटा, 3 टुकड़ों की वेलोसिटी पता है, 1 kg 1 kg 1 kg 1 1 1, बट अभी एक 2 kg का एक टुकड़ा एक पार्ट और बचा है, उसकी वेलोसिटी निकालनी है। सवाल लिखिए बेटा, दिस एक्सप्लोसिव disintegrate into 4 parts, in which 3 parts each of mass 1 kg are moving as shown। बड़ा जैसे दिखा रखा है बेटा वैसे इनकी वेलोसिटीज है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ 4th पार्ट दैट इज 2 kg पार्ट। बेटा टोटल 5 kg था ना, 3 kg हुए, उस 2 kg वाले पार्ट के पास बेटा वेलोसिटी कितनी होगी। तो मैं फिर से इस बात को बोलता हूं, इसका मोमेंटम बड़ा है क्योंकि जो बाकी जो बॉम्ब था उसने कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा इसके ऊपर। इसका मोमेंटम भी बड़ा है, इसका मोमेंटम भी बड़ा है, सबका मोमेंटम बड़ा है, लेकिन पूरे सिस्टम के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि पूरे सिस्टम पर किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, इसका सिस्टम का मोमेंटम बड़ा क्या रहना चाहिए, कंजर्व। और हमें कहना चाहिए कि पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ये मोमेंटम कंजर्वेशन इसका नहीं कर रहा हूं, इसका नहीं कर रहा हूं, इसका नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं इन तीनों का प्लस वो जो 2 kg का है वो, उन सबका मिला के कर रहा हूं। इनिशियल मोमेंटम सारा सिस्टम रेस्ट पे था, फाइनल मोमेंटम इसके पास 1 × 6 I कैप 1 × 8 J कैप प्लस 1 × 10 K कैप। बेटा ये Z एक्सिस के लोगे, ठीक है, प्लस 2 × V। ले बेटा वेलोसिटी आ गई मेरे पास, बेटा कितनी आ गई है, -3 I कैप -4 J कैप -5 K कैप मीटर पर सेकेंड। और अगर इसकी स्पीड लिखनी है तो अंडररूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज 5√2 मीटर पर सेकेंड। बेटा दैट इज 5√2 मीटर पर सेकेंड। ये रही बेटा हमारी वेलोसिटी। आई होप दैट्स ओके। कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं लगा होगा बेटा अपन को, ये वेलोसिटी निकाल ली। अच्छा यार, आप भी सोच रहे हो कि सर इतना आसान सा सवाल कराना था क्या? नहीं बेटा, ये मुझे है ना इसमें आपको एक टर्म बतानी थी, इसलिए ये सवाल पूछा आपसे। टर्म बताना मेन था, मेन एम था। एम बेटा ये नहीं था कि मैं आपको ये सब बताऊं, है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन तो आप ही कर लेते हैं,
छोटा सा काम है एक्स्ट्रा, वो बताना था। सुनना बेटा, एक टर्म बतानी है, वो सुनिए बेटा। फाइंड एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन। ये है ऐसा वर्ड जो बड़ा हो सकता है कि अपनी शीट में भी कहीं ना कहीं लिखा हो सकता है कभी जेई मेन में, जेई एडवांस में इस तरह का टर्म लिखा हो, फाइंड एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन। तो हमें इस टर्म का अर्थ पता होना चाहिए। अर्थ पता होगा तब जब सवाल होगा बेटा। तो सोचते हैं यार, एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन है क्या? इसका अर्थ यह है कि आखिर इस एक्सप्लोजन से कितनी एनर्जी निकली। सोचना मुश्किल है, क्योंकि जब कोई बॉम्ब एक्सप्लोड होगा तो जो टुकड़े निकलेंगे उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। बॉम्ब जब फटेगा तो हो सकता है कि बेटा बहुत सारी साउंड एनर्जी हो, बॉम्ब फटेगा तो हो सकता है बेटा बहुत सारी हीट एनर्जी हो। सोचना मुश्किल है, बट जितना हो सकता है उतना करके देखते हैं। एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन में मेरे पास सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि जो टुकड़े टूटे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूं। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर 1 kg वाले ब्लॉक के पास स्पीड है 6, एक kg वाले के पास स्पीड है 8, एक kg वाले के पास स्पीड है 10 और एक 2 kg के ब्लॉक के पास स्पीड है 5 रूट। सर ये तो हो गई जितने टुकड़े टूटे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा सर मुझे लगता है कि हीट भी होनी चाहिए। इसके अलावा सर मुझे लगता है कि हीट के अलावा बेटा और क्या हो सकती है? साउंड एनर्जी हो सकती है, साउंड भी हो सकती है। और भी आप कहोगे सर जब बॉम्ब फटता है तो और भी तरह की कुछ वाइब्रेशनल एनर्जीज वगैरह और भी होती होंगी। हाँ बेटा होती होंगी, आई डोंट नो, मैंने उनको लिख दिया अदर्स। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास बेटा एनर्जी आ गई। दिस इज 36/2 बेटा दैट इज 18 प्लस 64/2 बेटा दैट इज 32, 100/2 बेटा दैट कम्स आउट टू बी 50 प्लस 50 बेटा देखना क्या आ गया, दैट इज 36 प्लस मैनी बेटा आई थिंक 100 50 बड़ा 150 प्लस समथिंग। तो आंसर तो नहीं आ पाया, इतना पता लग गया कि जो एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन होगी वो होगी 150 प्लस समथिंग, 150 या 150 से कुछ ज़्यादा। अब वो कितनी ज़्यादा है वो इस बात पर डिपेंड करती है क्या साउंड एनर्जी कितनी रिलीज होती है, बड़ा हीट एनर्जी कितनी रिलीज होती है, कोई वाइब्रेशनल एनर्जीज है वो कितनी रिलीज होती है, या फिर किसी और फॉर्म में अगर कोई एनर्जीज रिलीज होती है तो वो कितनी होंगी। तो मेरा जवाब है बेटा 150 प्लस समथिंग। मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाया, 150 प्लस समथिंग। लेकिन अगेन एक टाइप से इसी बात को और पूछते हैं, वो पूछते हैं फाइंड मिनिमम एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन। बेटा इस एक्सप्लोजन की कम से कम कितनी एनर्जी होगी। अब मेरे बच्चे बोलेंगे सर अब दे देंगे जवाब सर, ये मान लूंगा कि नॉइज एनर्जी, बेटा क्या कहते हैं हीट एनर्जी, कोई वाइब्रेशनल एनर्जी वो सब जीरो है, ये 150 तो कम से कम सर होगी। तो सर जो मिनिमम एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन है वो 150 है। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन पर 150 जूल है, हम कह रहे हैं कि 150 जूल कम से कम हो सकती है। उससे ज़्यादा तो कितनी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन बेटा कितनी हीट निकली, कितनी नॉइज निकली, कितनी साउंड निकली, कितनी वाइब्रेशनल एनर्जीज आई है, वी डोंट नो। मैंने पहले बोल दिया बेटा इस बात को। तो ठीक है बेटा, इस तरह का अगर कोई सवाल आए तो समझ जाना कि वो हमसे ये जानना चाह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी बड़ी है, इससे हमारा काम चल जाएगा। आई होप दैट्स ओके। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट और डिस्कस करते हैं बेटा, इसी तरह की बातें डिस्कस करेंगे हम ना। और हर बात का डिस्कशन सवाल के इर्द गिर्द ही कर रहे हैं अपन। तो सवाल लिख लिया, फिर सवाल के इर्द गिर्द बातें डिस्कस कर ली बेटा। यही सब बातें, यही सवाल बेटा आपकी शीट में होंगे, मॉड्यूल में बेटा यही सवाल होंगे, डीप में यही सवाल होंगे, करते रहना। ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस,
और ये आपके पास बड़ा कोई प्लैंक है इस तरह का, इसका मास है कैपिटल एम, ये वाले सरफेस और ये वाले सरफेस, दोनों ही सरफेस स्मूथ है। कैपिटल एम मास ब्लॉक के ऊपर एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक पड़ा है और इसकी बड़ा जो शुरुआती हाइट है वो h है, कैपिटल H हाइट है, ठीक है। अब स्मॉल एम मास का ब्लॉक जैसे 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 नीचे आएगा, नीचे आते ही इस पर नॉर्मल रहेगा ऐसे, उसका एक कंपोनेंट आएगा ऐसे, तो कैपिटल एम मूव करेगा लेफ्ट और स्मॉल एम यूं चलते 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 इधर आएगा, कैपिटल एम चलते चलते यूं आएगा, ठीक है। फाइंड स्पीड्स ऑफ ब्लॉक्स when small m reaches ground। अगर मुझे डायरेक्टली बोलना हो ना तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि बेटा मोमेंटम कंजर्व कर दे हॉरिजॉन्टल में और टोटल मैकेनिकल जी कंजर्व कर ले, क्योंकि किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का तो वर्डन है ही नहीं, बड़ा तेरा आंसर आ जाएगा, बड़े आराम से आंसर आ जाएंगे। लेकिन मैं बेटा इतनी सी बात बोलकर चीज़ों को खत्म नहीं करना चाहता, मैं बहुत सारी बातें बताने के मूड में हूँ। उन बातों को देखते हैं एक बार ना, कि स्मॉल एम नीचे आया, उसकी स्पीड कैसे बढ़ी वगैरह वगैरह, जितनी बातें अपन डिस्कस कर सकते हैं सारी बातें डिस्कस करेंगे अपन तो इसमें। सवाल समझ में आ गया बेटा? मुझे डायग्राम मिटाना पड़ेगा, सुनिएगा। सवाल बेटा यही करेंगे अपन, ओ बेटा ठीक है, मुझे थोड़ी जगह चाहिए इसलिए बोल रहा हूं, सुनना। मान लीजिए किसी टाइम पर आपका स्मॉल एम जो है वो यहां कहीं है। स्मॉल एम पर कौन से फोर्स, उस पर एम जी ऐसे, और इस सरफेस ने कुछ ना कुछ नॉर्मल लगा दिया होगा ऐसे, वही नॉर्मल इस सरफेस पर लग गया होगा ऐसे। इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट होंगे, मैं इसको N1 कह दूं, इसको N2 कह दूं। इस पर कैपिटल एम जी बेटा नीचे की तरफ, और जमीन ने बेटा कोई ना कोई नॉर्मल लगाया होगा, लेट से N डैश। कैपिटल एम कहीं जा नहीं रहा, इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस N2 प्लस कैपिटल एम जी की वजह जो N डैश के बराबर है, ठीक है बेटा। ये जो n का कंपोनेंट n1 है, ये लगातार आपके कैपिटल m की स्पीड को बढ़ाएगा 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 बढ़ाएगा। कैपिटल m जाएगा लेफ्ट, स्मॉल m जाएगा राइट। स्मॉल m नीचे भी आ रहा है और राइट भी जा रहा है। मैं कहूं जरा एक्सटर्नल फोर्सेस दिखाना, तो मेरे बच्चे बोले सर एक्सटर्नल फोर्सेस में आपको ये n, इसके ये कंपोनेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, फ्रिक्शन तो वैसे भी नहीं था। फोर्स सिर्फ और सिर्फ mg और n डैश, ये दिखाने की जरूरत है आपको, बड़ा दिखा रखे। सारे फोर्स किधर हैं? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके पूरे के पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है। बल्कि आप तो ये भी कह सकते हैं कि सर सारा सिस्टम शुरुआत में रेस्ट पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास 0 थी, सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास 0 है, और एक्सटर्नल फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है। आप कह सकते हैं सवाल के अंदर कि सर आपके दोनों ब्लॉक्स कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम को अगर मैं पूरा सिस्टम मानूं, तो इस पूरे सिस्टम का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वर्टिकल में है। जरा सोचो, कैपिटल एम वर्टिकल में कहीं नहीं गया, नहीं, कैपिटल एम जो वेज है, जो प्लैंक है, वो तो वर्टिकल में कहीं नहीं जा रहा, लेकिन स्मॉल एम नीचे आ रहा है।
एक जना वर्टिकल में कहीं नहीं जा रहा और दूसरा वाला अगर नीचे आ रहा है तो सेंटर मास तो नीचे आ रहा है, और सेंटर मास अगर नीचे आ रहा है इस बात का मतलब ये हो कि सेंटर मास के पास पहले वेलोसिटी जीरो थी और अब सेंटर मास नीचे आ रहा है, इसका मतलब पक्की बात है कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्सेज हैं। कौन है वो एक्सटर्नल फोर्सेज? एम जी और एन डैश। और पक्की बात है कि एन डैश की वैल्यू जरूरी नहीं कि बेटा कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी के बराबर, उससे कम ज्यादा हो सकती है, और उसी कारण वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स आए, और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स आए तभी तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपके सेंटर मास के पास डिस्प्लेसमेंट आया, तभी तो दोनों में से एक ब्लॉक जो है वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं करता और दूसरा वाला पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे आता है। तो पक्की बात है कि वर्टिकल डायरेक्शन में हम मोमेंटम कंजर्व नहीं करेंगे। मत करना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। किधर करो? हॉरिजॉन्टल में करो। तो कोई मुझसे पूछ ले कि सर सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का किस तरफ डिस्प्लेस हुआ है? पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास किस तरफ शिफ्ट हुआ है? हॉरिजॉन्टल में सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, सेंटर ऑफ मास सिस्टम का नीचे आया है। बस इतना सा जवाब होगा मेरा। लेकिन मुद्दे पे आते हैं, सवाल में कहानी क्या थी? बेटा कहानी ये थी कि शुरुआत में स्मॉल एम यहाँ, कैपिटल एच यहाँ, बड़ा मास यहाँ, बड़ा बाद में कहानी क्या हो गई? बड़ा स्मॉल एम ये, कैपिटल एम ये, इसके पास बड़ा वेलोसिटी v1, तो इसके पास बड़ा वेलोसिटी v2। एंड एज यू नो दैट कि v1 v2 आर टू अननोन्स, दो अननोन को सॉल्व करने वाला कितने इक्वेशन चाहिए? दो चाहिए। कौन से चाहिए? मोमेंटम कंजर्वेशन किस तरफ? हॉरिजॉन्टल में। सर हॉरिजॉन्टल में शुरुआत में सिस्टम के पास कोई मोमेंटम नहीं था, तो बड़ा बाद में भी क्या होना चाहिए? जीरो। बड़ा इनिशियल मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो। बाद में एक जना जा रहा लेफ्ट, एक जना जा रहा राइट, तो एक को बोल दो प्लस, एक को बोल दो माइनस, तो मेरे पास आ गया m इंटू वी टू माइनस कैपिटल m इंटू v1। It gives me mv2 is capital mv1. This is my equation number 1. दूसरी इक्वेशन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। पूरे के पूरे सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हो। आप कह सकते हो कि सर स्मॉल m मास का ब्लॉक h हाइट नीचे आया है, तो मैं कह सकता हूं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम शुड बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। बेटा व्हाट इज लॉस इन पोटेंशियल? m मास का ब्लॉक h हाइट नीचे है, कैपिटल M मास की हाइट पर तो किसी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आप कह सकते हो कि सर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh एंड दैट शुड बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। बेस सिस्टम की काइनेटिक कितनी बड़ी? तो आप बोल सकते काइनेटिक बड़ी है हाफ m v2 का स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M v1 का स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। बेटा दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, v1 को उड़ाओ v2 आ जाएगा, बेटा v2 को उड़ाओ v1 आ जाएगा, आ जाएंगे बेटा बड़े आराम से। मैं भी कर देता हूँ सवाल, है ना, एक्सप्रेशन बेटा आप भी निकाल लो, मैं भी कर देता हूँ सवाल। v1 को उड़ाओगे बेटा v2 आ जाएगा, v2 को उड़ाओगे v1 आ जाएगा। हाँ बेटा 2 टाइम्स mgh should be equal to m v2 square plus capital M into v1। v1 को बड़ा मैं क्या लिख सकता हूँ? देखना बेटा ले बेटा v2 आ गया अंडर रूट ऑफ 2gh नहीं बेटा कुछ मिस हो गया मेरे से, कैपिटल M यहां पर कैपिटल M था बेटा, ऊपर गया स्मॉल m कैंसिल, ये देखना बेटा v2 बेटा मेरे पास ये आया, v1 निकालना, तो v1 इज
स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ये बड़ा आपका तो V1 V2 बड़ा बड़े आराम से इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है ना। वैल्यूज रहेंगी तो बेटा कर सकते हो, सो कोई बहुत बड़ा टास्क तो है नहीं, है ना। चलेगा, अच्छा आगे चले, आगे बढ़े बेटा, चलिए नेक्स्ट। अभी तक हमने मोस्टली डिस्कशन सेंटर ऑफ मास जब फिक्स था उसी का किया। हम अब ऐसे भी कुछ सवाल देख सकते हैं इसमें सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा हूँ, लेकिन मोमेंटम हमारा कंजर्व हो सके, इस तरह के भी सवाल बड़ा हमारे पास आ सकते हैं, हमें आने भी चाहिए। तो चलिए एक दो सवाल डिस्कस करते हैं जिसमें सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा हूँ, सिस्टम के पास पहले से कोई ना कोई वेलोसिटी हो, सब बातें डिस्कस करते हैं। सवाल बड़ा आपके पास ऐसा है, सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास ये एक स्मूथ सरफेस, इस स्मूथ सरफेस पर आपके पास एक कैपिटल M मास का ब्लॉक, इसके साथ ये बड़ा एक स्प्रिंग जुड़ रखी है। बड़ा स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के शुरुआत में नेचुरल लेंथ, स्मॉल m मास का ब्लॉक, और जो नीचे वाली सरफेस है बेटा ये आपकी स्मूथ है, नीचे वाली सरफेस स्मूथ है। और इस m मास के ब्लॉक को बेटा आपने है ना कैपिटल M मास के ब्लॉक की तरफ बड़ा स्पीड दे रखी है u शुरुआत में, बड़ा बाद में जैसे ही स्प्रिंग को टच करेंगे इसकी स्पीड चेंज होगी। सवाल पूछ रहा हूं बेटा, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर बेटा मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा ये लिखा है बेटा, पहले डिस्कस करते हैं। कैपिटल M मास का बड़ा ब्लॉक ये रहा, स्प्रिंग इसके साथ जुड़ी हुई है। स्मॉल m मास का ब्लॉक आया, स्मॉल m मास का ब्लॉक जब तक स्प्रिंग को टच नहीं करता उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। जैसे ब्लॉक आया 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 आया, स्प्रिंग को किया पुश, स्प्रिंग हो गई कंप्रेस। जैसे स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, स्प्रिंग में आ गया आपके पास बेटा कोई ना कोई कंप्रेशन। स्प्रिंग में कंप्रेशन आते ही स्प्रिंग तो पुश करेगी, स्प्रिंग तो पुश करेगी। स्प्रिंग में जैसे कंप्रेशन आया, स्मॉल m मास के ब्लॉक को धक्का देगी ऐसे और कैपिटल M मास को धक्का देगी ऐसे। तो स्मॉल m मास के ब्लॉक की वेलोसिटी घटेगी, कैपिटल M मास के ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन स्मॉल m मास के ब्लॉक के पास वेलोसिटी है v और कैपिटल M मास के ब्लॉक के पास वेलोसिटी है 0। इसकी घटेगी, इसकी बढ़ेगी, बराबर होने में टाइम लगेगा। जब तक बराबर नहीं होती है तब तक ऑफ कोर्स स्मॉल m की वेलोसिटी ज्यादा है और कैपिटल M की वेलोसिटी कम है। जब तक पीछे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी आगे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी से ज्यादा है तब तक बेटा दोनों के जो सेपरेशन तो घटेगा, जितना सेपरेशन घटेगा कंप्रेशन तो बढ़ेगा। जैसे जैसे कंप्रेशन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फोर्स लग रहा है इस पर पीछे इस पर आगे, वो फोर्स लगातार इसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है और उसकी वेलोसिटी को घटा रहा है। ऐसे बढ़ते घटते बढ़ते घटते बढ़ते घटते कभी न कभी दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी और जैसे ही दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी उस इंस्टेंट पर आपका कंप्रेशन होगा सबसे ज्यादा। तो पहला हिंट तो बेटा मेरे पास ये लिख लेना, हिंट नंबर 1, मैक्सिमम कंप्रेशन विल अकर व्हेन बोथ द ब्लॉक्स विल हैव सेम वेलोसिटी।
when both the blocks will have same velocity। आई होप बेटा इस बात को आप समझ गए होंगे। जैसे स्प्रिंग कंप्रेस हुई, स्प्रिंग ने पीछे वाले ब्लॉक पर धक्का लगाया पीछे, आगे वाले ब्लॉक पर धक्का लगाया आगे, इसकी वेलोसिटी घटा रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन जब तक पीछे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी आगे वाले ब्लॉक से ज्यादा है तब तक दोनों ब्लॉक्स में सेपरेशन घटेगा, सेपरेशन घटेगा तो कंप्रेशन तो बढ़ेगा, कंप्रेशन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन आगे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कभी न कभी और पीछे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी घटते घटते कभी न कभी जैसे बराबर होंगी उस इंस्टेंट पर आपका कंप्रेशन सबसे ज्यादा, और उसके बाद बेटा आगे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, पीछे वाले कम रह जाएगी, फिर बेटा दोनों ब्लॉक्स में सेपरेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और कंप्रेशन आपका वापस से लगातार घटना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? इस बात को मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली भी कह सकता था। मैं ऐसा कह देता कि बेटा इन दोनों ब्लॉक के बीच में कंप्रेशन सबसे ज्यादा तब होगा जब दोनों ब्लॉक के बीच में सेपरेशन सबसे ज्यादा होगा। सॉरी बेटा, कंप्रेशन सबसे ज्यादा तब होगा जब दोनों ब्लॉक के बीच सेपरेशन सबसे कम होगा। सेपरेशन जब भी कम होता है तो याद करो बेटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन जीरो हो जाता है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन जीरो होने का मतलब है कि दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, और रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए मतलब दोनों ब्लॉक को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी सेम हो जानी चाहिए। दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी सेम होगी बेटा तभी तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। फेयर एनफ। अब एक बात और, इस बात को तो लिख लो बेटा पहले। पहला हिंट क्या है? एट मैक्सिमम कंप्रेशन बोथ द ब्लॉक्स विल हैव सेम वेलोसिटी। बेटा दोनों ब्लॉक्स के पास बेटा वेलोसिटी सेम होगी। फेयर एनफ। अब दूसरी बात, सर और कोई इक्वेशंस? हाँ बेटा इक्वेशन तो पता ही आपको। जैसे ही इसने इसको कंप्रेस किया, स्प्रिंग ने इस पर फोर्स लगाया पीछे, इस पर फोर्स लगा आगे, उस फोर्स ने स्मॉल m का मोमेंटम घटाया है, कैपिटल M का मोमेंटम बढ़ाया है। दोनों ब्लॉक्स के इंडिविजुअली मोमेंटम कंजर्व नहीं है लेकिन पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है, क्योंकि ये स्प्रिंग फोर्स उस पर जितना लेफ्ट इस पर उतना ही राइट, और पूरे सिस्टम पर जो नेट मोमेंटम है इट विल रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और सर टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ऑफ कोर्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी। इतनी सी बातों से हमारा सारा काम बन जाएगा बेटा। इतने सवाल बन ही जाएगा। हिंट लिखे बेटा आप लोगों ने। दूसरा हिंट मोमेंटम कंजर्वेशन, तीसरा हिंट टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ट्राई कर लीजिए बेटा, वीडियो पॉज कर लेना फिर देख लो। तो बेटा मैं लिख रहा हूं कि जिस टाइम पर स्मॉल m मास का ब्लॉक कंप्रेशन कैपिटल M, एक्स नॉट का बड़ा इसमें कंप्रेशन आ गया, इसकी वेलोसिटी v, तो बड़ा इसकी वेलोसिटी भी v। v और एक्स नॉट कितने नॉन है? दो। उनको सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन? दो। पहली मोमेंटम कंजर्वेशन, उसके पास इनिशियल मोमेंटम है mu, इसके पास इनिशियल मोमेंटम है 0। बाद में इसके पास है mv, इसके पास है कैपिटल mv। बड़ा v की वैल्यू आ गई है mu अपॉन m प्लस m। दूसरी इक्वेशन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्या कहता है बेटा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन? इनिशियल काइनेटिक हाफ mu स्क्वायर, इसके पास 0, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0। बाद में काइनेटिक हाफ मास बेटा m प्लस m इंटू वी का स्क्वायर, दोनों के पास सेम स्पीड है, प्लस हाफ इंटू के इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर। बेटा हाफ से हाफ कैंसिल, mu स्क्वायर इज इक्वल्स टू m प्लस m इंटू वी स्क्वायर। लिख दो बेटा ऐसे, प्लस के एक्स नॉट का स्क्वायर। मेरे पास आ गया बेटा, मेरे पास आ गया के एक्स नॉट का स्क्वायर इज, बेटा यू स्क्वायर तो बाहर ही निकाल लो,
बड़ा मेरे पास आ गया है mm प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, बड़ा वो तो निपट ही जाएगा। बड़ा मुझे x नॉट चाहिए ना, बड़ा मेरे पास आ गया दैट इज mm अपॉन k टाइम्स बड़ा ये आंसर आ गया दैट इज mm अपॉन एम प्लस एन के टाइम्स बड़ा आपका ये आ गया बड़ा आपका मैक्सिमम कंप्रेशन, बड़ा ये आपका मैक्सिमम कंप्रेशन। ऐसे निकाल सकते हो बेटा, ये मत समझना बेटा ये फाइनल सिचुएशन है। जब ये कंप्रेशन आ गया, अब इस पर फोर्स लग रहा है आगे, इस पर फोर्स लग रहा है पीछे, अब इसकी वेलोसिटी लगातार और कम होगी बेटा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जैसे बेटा इसकी वेलोसिटी ज्यादा, इसकी वेलोसिटी कम, बेटा वैसे आपका कंप्रेशन लगातार घटना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये वाला ब्लॉक आगे निकल जाएगा बेटा, पीछे वाला ब्लॉक पीछे रह जाएगा, अब आपका कंप्रेशन घटेगा। सो दीज आर नॉट द फाइनल वेलोसिटीज। पहले मैक्सिमम कंप्रेशन होगा बेटा, फिर वापस दोनों ब्लॉक्स दूर जाएंगे, क्योंकि इस टाइम कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन अब बेटा इसकी स्पीड को बढ़ाएगा और इसकी स्पीड को घटाएगा। आई होप दैट्स ओके। चलिए बेटा आगे चलते हैं। यार बेटा वो सर्कुलर मोशन की शीट तो आपने निपटा ली होगी बेटा, इसमें एक बार सेक्शन ए निपटाओ। इसके सेक्शन बी सी डी है ना, वो अपन को एक साथ ही करने पड़ेंगे, वो अपन कल करेंगे। कल का लेक्चर हो जाए, उसके बाद आप एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 का सेक्शन बी सी एंड डी कर लेना। तब तक बेटा एक बार आपको सवाल छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कल थोड़ी सी और बढ़िया प्रैक्टिस रहेगी, उसके बाद बेटा कर लेना। इससे पहले बेटा आपका सर्कुलर मोशन वगैरह का जितना काम है वो निपटाइए, कोई बैकलॉग हो बेटा वो निपटाइए। आई होप दैट्स ओके। आगे चलते हैं।